हेलो गाइस। तो आज हम केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल जालक क्या होता है, एकक सेल या इकाई कोशिका जिसे यूनिट सेल भी कहा जाता है, तो ये होते क्या हैं, और क्रिस्टल निकाय क्या होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो ये जो क्रिस्टल होता है, हमने पढ़ा कि जो ठोस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है जब वो 3 विमा में उसकी संरचना बनाई जाती है। ठीक है, जब क्रिस्टलीय ठोस की जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी जब हम 3D में संरचना बनाते हैं, 3 विमा में संरचना बनाते हैं, तो जो हमें संरचना कह सकते हैं प्राप्त होती है, जो हमें निकाय प्राप्त होता है वो कहलाता है क्रिस्टल। एक दूसरी परिभाषा भी हम दे सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय पदार्थ होता है उसका एक भाग, मान लो कोई बहुत बड़ा क्रिस्टलीय पदार्थ है, तो उसके एक पार्ट की बात करें तो वो क्या कहलाता है, क्रिस्टल कहलाता है। ठीक है, तो मेनली आपको क्या याद रखना है कि जो क्रिस्टल होता है वो क्या होता है, किसी क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, क्रिस्टलीय ठोस को जब हम 3 विमा में उसकी संरचना बनाते हैं तो जो हमें निकाय प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टल जालक जैसे हम देखते हैं कि जो ठोस होता है, ठोस के अंदर जैसे हम मान लें कि ये ठोस है, तो इसके अंदर हमें पता है कि जो इसके परमाणु होते हैं वो कुछ इस तरीके से एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हुए इस तरीके से रखे रहते हैं, सटे हुए रखे रहते हैं ठोस के अंदर। ठीक है, तो ये क्रिस्टलीय ठोस में उसके जो परमाणु होते हैं वो एक गोले के समान व्यवस्थित रहते हैं। जैसे एक गोला, जैसे मान लें कि हम कोई बॉक्स है हमारे पास और उस बॉक्स में हम क्या कर दे रहे हैं, कुछ गेंदें फिल कर दे रहे हैं, तो कुछ उसी तरीके की संरचना होती है क्रिस्टलीय ठोस के अंदर। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसके गोले या अणु या आयन भी कह सकते हैं हम, ये व्यवस्थित रहते हैं ठोस के अंदर। तो किसी ठोस के, जो भी क्रिस्टलीय ठोस होता है, किसी क्रिस्टलीय ठोस की जो संरचना होती है, संरचना में या कह सकते हैं कि क्रिस्टल में यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस के जो परमाणु हैं यानी कि गोले हैं, उन्हें अगर हम हटाकर उनकी जगह पर एक बिंदु दर्शा दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट थे, अगर हम इन्हें हटा दें, हटाने के बाद जरा देखना क्या संरचना बनेगी। जैसे ये मान लिया ये है, तो इसके जो भी परमाणु हैं इन्हें हम हटा दें, हटाने के बाद जहाँ जहाँ गोले हैं यानी कि इसके जो परमाणु या अणु हैं वहाँ पे हम बिंदु दर्शा दें। जरा बिंदु दर्शाएं, देख रहे हो ये गोला है, इसके लिए ये बिंदु आया, ये दूसरा गोला है, इसके लिए ये बिंदु आया, तीसरा गोला, तीसरा बिंदु, चौथे गोले के लिए ये बिंदु। ठीक है, इस तरीके से जब हम इनके गोलों को हटाकर एक बिंदु दर्शाते हैं तो उससे हमें एक संरचना प्राप्त होती है। ये कहलाती है क्या, इसे कहते हैं क्रिस्टल जालक। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब किसी क्रिस्टलीय ठोस को, जब कह सकते हैं कि जब किसी क्रिस्टलीय ठोस की संरचना से उसके अणुओं को हटाकर उसकी जगह पर अगर हम बिंदु दर्शाएं तो उससे प्राप्त जो संरचना होती है उसे कहते हैं क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो क्रिस्टल हो गया, क्रिस्टल जालक हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो क्रिस्टल निकाय होता है, ये जो क्रिस्टल निकाय होता है उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इकाई कोशिका क्या होती है। ठीक है, क्योंकि इसी का पार्ट है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इकाई सेल, इकाई कोशिका या यूनिट सेल। ठीक है, ये होते क्या हैं, और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इकाई कोशिका क्या होती है, एकक सेल क्या होता है, एकक कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो चूँकि हमें पता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना, उसके अंतर्गत कुछ इस तरीके की बहुत छोटी सी एक इकाई पाई जाती है। जैसे देखते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस है वो किसी न किसी से तो मिलकर बना ही होगा, ऐसे तो पूरा क्रिस्टलीय ठोस बन नहीं जाता है, किसी न किसी से मिलकर बना होता है। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे यह दीवार है, कोई भी दीवार कब बनाई जाती है, दीवार बनाने के लिए हम ईंट लेते हैं, ईंट, छोटी छोटी ईंटें अगल बगल ऊपर नीचे ऐसे रखते चले जाते हैं तो हमें एक पूरी दीवार प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से प्राप्त होती है ना। हमने ईंट को जब दीवार बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ईंट को उसके ऊपर नीचे अगल बगल रखते जाते हैं तो पूरी दीवार हमें प्राप्त हो जाती है। तो जो ईंट है, ईंट क्या है, वो ईंट जो है पूरी दीवार के लिए एक एकक कोशिका या इकाई कोशिका कहलाती है। ठीक है, इसे ही एकक कोशिका कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसी तरीके से जो क्रिस्टलीय ठोस होता है,
ठीक है। इसी प्रकार जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर होता क्या है कि एक छोटे छोटे से पार्ट होते हैं, उन्हीं को छोटे छोटे पार्टों को मिलाकर हम पूरा क्रिस्टल बना लेते हैं, उसे ही कहा जाता है इकाई सेल या एकक कोशिका। तो जो एकक कोशिका होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, मतलब एक क्यूब के तरीके की कुछ संरचना होती है, कई तरीके की होती है हालांकि, लेकिन कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एकक कोशिका कई प्रकार की होती है, अभी वही सब पढ़ना है, क्रिस्टल निकाय में वही पढ़ना है कि कितने प्रकार की होती है। तो इस तरीके की, जैसे मान लें कि ये एक क्यूब के तरीके की एक एकक कोशिका है, तो होता क्या है कि इसी तरीके से छोटे छोटे क्यूब, इसी तरीके से छोटे छोटे क्यूब अगल बगल ऊपर नीचे रखे रहते हैं और पूरा एक क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि नमक का एक टुकड़ा हो, नमक का एक बड़ा सा टुकड़ा हो, तो नमक के टुकड़े में हम देखते हैं कि उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। जब उसे फोड़ा जाता है तो छोटे छोटे हमें क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। जो छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त होते हैं वही एकक कोशिका कहलाती है, उसे ही एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। जैसे हमने तोड़ दिया, उसे तोड़ने के बाद अगर सबको किसी तरीके से, जितने भी क्रिस्टल थे सबको मिला के हम जोड़ दें तो एक बड़ा सा टुकड़ा बन जाएगा नमक का, ठीक है। तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े हमें मिले वही एकक सेल या इकाई कोशिका कहलाती है, ठीक है। तो इकाई सेल या एकक कोशिका की परिभाषा होती क्या है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो एकक सेल होता है ये किसी क्रिस्टलीय ठोस की सबसे छोटी इकाई होती है, या ये कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टलीय ठोस की वह छोटी से छोटी इकाई, किसी क्रिस्टलीय ठोस की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे एक के बाद एक रखने पर, ऊपर नीचे अगल बगल रखे तो हमें पूरा क्रिस्टल प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब जैसे ये है ये एक एकक सेल है, इसी के बगल में, जस्ट बगल में एक एकक कोशिका रख दें, ऊपर रखें, उसके ऊपर रखते जाएं, ऐसे इस प्रकार से रखते जाते हैं तो हमें पूरा एक क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है, एक क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त हो जाता है। तो ये जो छोटा सा पार्ट है इसका, इसे हम क्या कहेंगे, इकाई सेल या एकक कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो एकक कोशिका क्या परिभाषा होगी, फिर से देख लेते हैं। किसी क्रिस्टलीय ठोस की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसे एक के बाद एक रखने पर, ऊपर नीचे अगल बगल रखने पर हमें पूरा क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है, वो कहलाती है इकाई सेल या एकक कोशिका, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टल निकाय क्या होता है। तो क्रिस्टल निकाय देखिए होता क्या है कि क्रिस्टल निकाय एक मेथड है। मेथड क्या है कि एकक सेल के आधार पर जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं या जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, उन्हें वर्गीकृत करने की विधि है। क्रिस्टल निकाय क्या है, एकक कोशिका या एकक सेल के गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण करने की विधि है क्रिस्टल निकाय। तो क्रिस्टल निकाय जो होता है इसके अनुसार जो एकक सेल होते हैं यानी कि क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल निकाय होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो क्रिस्टल निकाय ये इस तरीके के 7 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्रिस्टल निकाय बनाया गया है, ये है कैसा, क्यूबिक यानी कि घन, ठीक है। ये एक क्यूबिक क्रिस्टल निकाय है, एक क्यूबिक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो एक क्यूब होता है, एक घन होता है। जैसे हम एक कमरे को इमेजिन करने, जो कमरा देखते हैं तो कमरे जो होता है वो एक प्रकार का क्रिस्टल निकाय या इसी को हम एकक कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एकक कोशिका है यानी कि ये जो कमरा है, इसमें हम देखते हैं कि 6 फलक होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है कि जो एकक सेल होता है, इकाई कोशिका जो होती है, उसमें फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। कैसे फलक, मतलब एक पृष्ठ ये देख लेते हैं, एक दीवार का, कमरे का एक पृष्ठ ये पहला, दूसरा जस्ट इसके सामने, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा ऊपर। तो ये 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि जो घन होता है यदि एकक कोशिका होती है उसमें फलक कितने होते हैं, इसमें जो एकक कोशिका यहाँ पे हमें दिख रही है इसमें फलक कितने हैं, फलक कितने हैं, 6। अगर हम पूछें कि इसमें इस कमरे में बता सकते हो कोर कितने हैं, कोर यानी कि भुजाएं कितनी हैं, तो भुजाएं हम अगर गिनते हैं तो भुजाएं हमें 12 मिलने वाली, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ठीक है। इस तरीके से हमें जो कोर मिलती हैं, कोरों की संख्या इसमें कितनी होती है, वो होती है 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फलक होते हैं, जैसे ये वाला फलक, जैसे ये दीवार है, ये वाला फलक इस बगल वाले फलक के साथ एक कोण बनाती है। जैसे ये देख रहे हैं, ये वाली जो फलक है, ये भी एक फलक है, ये भी एक फलक है, एक जस्ट इसके ऊपर है, एक जस्ट इसके नीचे है, एक बगल में है, एक इसके यहाँ पे ये सामने दिख रही है, एक उसके जस्ट सामने ये जो दिख रहा है ये वाला फलक, ठीक है। ये सब फलक है। तो किन्हीं 2 फलकों के बीच में, जैसे एक फलक ये, एक फलक ये, तो किन्हीं 2 फलकों के बीच में जो कोण बनता है उन्हें कहा जाता है फलकीय कोण या अंतराफलकीय कोण, ठीक है। उन्हें अंतराफलकीय कोण कहा जाता है।
और इनकी जो भुजाएं होती हैं ये, जैसे इसकी देख रहे हैं, ये मान लो ये लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तो इन्हें कहा जाता है अक्षीय दूरियां। मतलब मूल बिंदु से अगर हम दूरी मापें तो इसकी मूल बिंदु से कितनी दूरी है, ए दूरी है, ठीक है। अगर इस वाले पॉइंट को अगर हम मूल बिंदु मान लें तो ये इधर देख रहे हैं कि ए डिस्टेंस, ए दूरी है इसकी दूरी बी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, सी है। तो इन्हें हम कहते हैं अक्षीय दूरियां। तो इन्हीं के गुणों के आधार पर जो क्रिस्टल निकाय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। तो अब उन्हीं को हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमने एक तरफ लिखा है क्रिस्टल निकाय, कौन कौन से होते हैं, 7 प्रकार के, उनके नाम, और यहाँ पे उनकी अक्षीय दूरियाँ, यानी कि अक्षीय दूरियाँ यानी कि जो ABC होता है, इनमें रिलेशन क्या होता है, बराबर होते हैं, कौन बराबर नहीं होता, कौन कम होता है, कौन ज़्यादा होता है, ये सब, और इनके जो अंतराफलकी कोण होते हैं उन्हें भी, ठीक है। तो इसमें से देखिए होता है क्या है कि एग्ज़ाम में कभी कभी बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ लेता है, और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जैसे IIT JEE नीट वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इससे क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। लेकिन जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उनमें से कभी कभी बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये सारणी आप लोगों को याद रखनी है। तो इसे याद करने के हम ट्रिक भी बताएंगे कैसे इसे बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पहले क्रिस्टल निकाय हैं। तो हमारे पास 7 क्रिस्टल निकाय कौन कौन से हैं। पहला है क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, तीसरा है आर्थोरोम्बिक, चौथा है हेक्सागोनल, पांचवा है रोम्बोहेड्रल, और छठा है मोनोक्लिनिक, और सातवां है ट्राइक्लिनिक, ठीक है। जो क्यूबिक होता है इसकी तीनों भुजाएं ABC, A बराबर B बराबर C, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। टेट्रागोनल में क्या होता है, इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, A और B बराबर होती हैं, लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। जो आर्थोरोम्बिक होता है इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग होगी तो वो आर्थोरोम्बिक होगा, ठीक। जो हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल के क्या होता है कि हेक्सागोनल की 2 भुजाएं तो बराबर होती हैं, ठीक है, 2 भुजाएं बराबर होंगी लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। तो जो हेक्सागोनल का फिगर थोड़ा सा देख ले रहे। हेक्सागोनल कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे, इसे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसे इधर से कर दे रहे हैं, ठीक। तो कुछ इस तरीके से संरचना प्राप्त होती है, इस तरीके से, ठीक है। इसका अगर हम केवल एक पार्ट बनाएं, ये बीच वाला पार्ट, तो इसकी जो संरचना कुछ ऐसे मिलती है, ठीक है। समझ सकते हो कि ये वाला पार्ट यहाँ से ये पार्ट बनाया गया है इसका, ठीक है, ये। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये भुजा जो है, ये भुजा A है, ये भुजा इसकी B है, ये A और B तो बराबर है, लेकिन ये तीसरी भुजा इसकी C है, ये बराबर नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे इसका कोण भी रहेगा, एक कोण ये बनेगा अल्फ़ा, ये कोण बनेगा बीटा, और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो गामा होगा, ठीक है। तो जो इसमें A बराबर B यानी कि 2 भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होती। जबकि जो रोम्बोहेड्रल होता है इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, और ट्राइक्लिनिक में भी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। इनके अंतराफलकी कोण में रिलेशन देख लेते हैं। तो जो क्यूबिक होता है इसके तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, और तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जो टेट्रागोनल होता है, टेट्रागोनल के तीनों कोण बराबर होते हैं, और वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। आर्थोरोम्बिक के तीनों कोण बराबर होते हैं, और वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जो हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं, ये 90 डिग्री का बन रहा है, अल्फ़ा भी 90 डिग्री का, बीटा भी 90 डिग्री का, जबकि गामा कितने का बनता है, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री का, और चूँकि गामा यहाँ पे बड़ा एंगल बन रहा है तो ये कितने का बनेगा, 120 डिग्री का बनता है। इसके बाद जो रोम्बोहेड्रल होता है उसके तीनों कोण तो आपस में बराबर होते हैं लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होते, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्फ़ा बीटा बराबर है और गामा 90 डिग्री बराबर नहीं। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा बीटा गामा तीनों कोण तो आपस में बराबर हैं लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होंगे। मतलब तीनों कोण बराबर जरूर होंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे। जैसे मान लो अल्फ़ा 60 है, बीटा भी 60 है और गामा भी 60 हो गया, तो देख रहे हो तीनों कोण बराबर हैं लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। इस तरीके का होता है। जो मोनोक्लिनिक होता है इसमें क्या होता है कि अल्फ़ा और गामा दोनों बराबर होते हैं, दोनों 90 डिग्री के होते हैं। अल्फ़ा और गामा दोनों 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो बीटा होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता। 90 डिग्री से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद जो ट्राइक्लिनिक होता है उसमें क्या होता है कि अल्फ़ा बीटा गामा तीनों आपस में बराबर भी नहीं होते और 90 डिग्री भी नहीं होते, ठीक है।
मतलब तीनों आपस में बराबर भी नहीं होंगे और 90 डिग्री भी नहीं होंगे, अलग अलग लेना रहेगा। तो इस तरीके से रहता है। तो ये सारणी में क्या करता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि बताइए कि जो ऑर्थोरोम्बिक होता है उसकी अक्षीय दूरियों और अंतराफलकी कोण में क्या संबंध होता है। नीचे मान लो ऑप्शन है देखिए, निम्नलिखित में से ऑर्थोरोम्बिक के लिए कौन सा सही है। 3-4 आप इन्हीं में से कोई भी 3 ऑप्शन दे देगा, जो भी ऑप्शन में आपको ये वाला मिलेगा वो वाला आपको टिक कर देना। ये अंतराफलकी कोण में बहुविकल्पी में दे दिया, तो इसमें देख लेना जिसके तीनों कोण बराबर हों और ये तो वो क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछता रहता है, बनाता रहता है। तो ये आप लोगों को सारणी याद रखनी है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसे बिल्कुल आसानी से हम बिल्कुल ट्रिक से याद करवाएंगे। ठीक है, कैसे याद करना है इसे, तो जैसे देख रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ कि क्रिस्टल निकाय जो 7 होते हैं उन्हें हम पहले क्रम से याद करेंगे। जो क्रिस्टल निकाय 7 हैं उन्हें क्रम से कैसे याद करेंगे, जैसे देख रहे हैं पहला कौन सा, क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, चौथा हेक्सागोनल, 5वां रोम्बोहेड्रल, छठा मोनोक्लिनिक और 7वां है ट्राइक्लिनिक। तो इन्हें याद करने के लिए देखिए एक ट्रिक है, ट्रिक यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ट्रिक क्या है इसे याद करने की, I see to her in the monoclinic and ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो इसे याद करने की ट्रिक हो जाती है आई सी टू हर इन द मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। यहाँ पे आई केवल सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया गया, सी का मतलब हो जाएगा क्यूबिक, टी का मतलब होगा टेट्रागोनल, ओ मीन्स होगा ऑर्थोरोम्बिक, एस मीन्स होगा हेक्सागोनल, आर से हो जाएगा रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक तो है ही, साथ में ट्राइक्लिनिक भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्हें क्रम से याद रख सकते हैं। ठीक है, आई सी टू हर इन द मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, तो इस तरीके से हमें क्रम से याद हो जाएंगे। ठीक है, और ये हिंदी में भी यही होते हैं, बस ये केवल क्या रहता है कि हिंदी में ही इसी को ऑर्थोरोम्बिक, जैसे क्यूबिक है तो इसे घन लिख देता है हिंदी में, टेट्रागोनल को ही हिंदी में टेट्रागोनल ही लिखा रहता है, टेट्रागोनल ही लिख देता है। और वैसे भी अगर नहीं मिलेगा तो एग्ज़ाम में जो पेपर आता है उसमें आपको दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश में जाकर उसे देख सकते हैं कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और वैसे जनरली यही लिख देता है, ऑर्थोरोम्बिक को ही हिंदी में लिख देगा ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल को हेक्सागोनल लिख देगा, रोम्बोहेड्रल को रोम्बोहेड्रल लिख देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो क्रिस्टल निकाय हैं उन्हें हम इस ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आसानी से सीरियल से याद रख सकते हैं। उसके बाद जो अक्षीय दूरियां हैं, अक्षीय दूरियां भी बिल्कुल आसान है बनाना। पहले देख रहे हैं कि ए बराबर बी बराबर सी, तीनों बराबर हैं। उसके बाद ए बराबर बी तो होगा, लेकिन इसमें पहले वाले में कट लगा देना है, एक कट लगाना है, फिर दोनों कट लगाने हैं, फिर एक कट को हटाना है, फिर दोनों कट हटा देने हैं, फिर दोनों में डबल कट लगा देने। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। कैसे करना है, पहले लिखना है ए बराबर बी बराबर सी, फिर ए बराबर बी बराबर सी लिखना है, लेकिन बीच वाले में कट कर देना है। एक बार कट करना है, फिर 2 बार कट करना है, फिर अब कट हटाना है। ठीक है, क्योंकि कट हो चुका है तब एक बार कट हटा दो, फिर दोनों का कट हटा दो, तो ये पूरा हो गया। उसके बाद फिर दोनों में कट लगा देना है। इसके बाद इधर जब हम देखते हैं तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के, तो यहाँ तक तो सेम ही आता है। ठीक है, तीनों बराबर होंगे, साथ में 90 डिग्री के होंगे। जो हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल को हम फिगर से याद रख सकते हैं कि हेक्सागोनल इस तरीके से बनता है। और इसका देख रहे हैं कि अल्फ़ा 90 डिग्री का, बीटा भी 90 डिग्री का, जो कि गामा बनता है वो कितने का बनता है, 120 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो उसके बाद जब रोम्बोहेड्रल में आएंगे तो उसके बाद आपको पहला कट लगा देना है, ये जो लिखा था यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं। फिर जब दूसरे में करना है तो उसमें बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, तो अल्फ़ा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। और जो लास्ट वाला होगा उसमें सभी में कट लगा देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये पूरी तरीके से ये सारणी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए अभी हमने देखा था कि जो एकक सेल हो या एकक कोशिका होती है वो क्या होती है, तो अब उसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। एकक सेल या एकक कोशिका के प्रकार कितने टाइप्स की वो होती हैं। ठीक है, तो एकक सेल या इकाई कोशिका में पता है क्या होती है, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे एक के बाद ऊपर नीचे अगल बगल अगर हम रखते हैं तो हमें पूरा एक क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है, उसे कहते हैं क्या, एकक सेल या इकाई कोशिका। ये जो इकाई कोशिका होती है ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है तो और भी, लेकिन मेनली जो होती हैं वो 3 ही प्रकार की होती है। पहला कौन सा है, सरल घनी सिंपल क्यूबिक सेल, जिसे SC कहते हैं शॉर्ट में, काय केंद्रित यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो उसे PCC कहते हैं। तीसरा होता है फलक केंद्रित। ठीक है, फलक केंद्रित यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल,
फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो फलक केंद्र यानी कि इसे शॉर्ट में FCC लिखते हैं। ये 3 प्रकार की मुख्यतः एकक कोशिका होती हैं। तब हम ये जानेंगे कि जो SC होता है, BCC होता है, FCC होता है। अब देखिए, अब इसके आगे जब हम यूज करेंगे तो वहाँ पे ये पूरा नाम नहीं बोला जाएगा कि सरल घनीय एकक कोशिका या काय केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका, तो इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे। अगर कहीं पे सरल घनीय एकक कोशिका बोलना होगा तो उसे हम शॉर्ट में SC बोलेंगे। जो काय केंद्रित एकक कोशिका होगा उसे हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, BCC कहेंगे। और जो फलक केंद्रित एकक कोशिका होगा उसे शॉर्ट में क्या कहेंगे, FCC कहेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इनमें परमाणुओं की संख्या होती कितनी है। एक एकक कोशिका, चूँकि एक एकक कोशिका पूरे क्रिस्टली ठोस का एक छोटा सा पार्ट होता है, तो उसके अंदर कितने परमाणु आते हैं, कितने अणु या गोले होते हैं, आयन होते हैं, वो देखेंगे। BCC में कितने होते हैं और FCC में कितने होते हैं। और साथ में ये भी देखेंगे कि जो ये गोले होते हैं इनके परमाणु होते हैं और जो एकक कोशिका की भुजा होती है, परमाणु के गोले की त्रिज्या और जो एकक कोशिका की भुजा की लंबाई होता है, इनमें रिलेशन क्या होता है, यानी कि R और A में त्रिज्या और कोर की लंबाई, भुजा की लंबाई में संबंध क्या होता है, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सरल घनीय एकक कोशिका। तो जो सरल घनीय एकक कोशिका होती है उसे हम सिंपल क्यूबिक सेल भी कहते हैं, इसी वजह से शॉर्ट में SC लिखते हैं। चूँकि SCC लिखना उतना अच्छा नहीं है तो C केवल एक ही बार यूज किया गया, SC। ठीक है, तो SC में परमाणुओं की संख्या देखो होती क्या है। जो SC होता है सिंपल क्यूबिक, यानी कि SC होता क्या है, सरल घनीय एकक कोशिका होती क्या है। तो चूँकि ये घनी है तो घन के तरीके की रहेगी। तो इसमें होता क्या है कि जो सरल घनीय एकक कोशिका होती है इसमें जितने कोने होते हैं, हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि जो कमरा होता है वो एक प्रकार का एकक कोशिका ही है। तो कमरे को ही इमेजिन करके हम समझेंगे कि जैसे एक कमरा है तो कमरे में हमें पता है कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो जो सरल घनीय एकक कोशिका होती है उसमें जो इसके परमाणु होते हैं वो केवल कोनों पर उपस्थित रहते हैं। कहाँ पे उपस्थित रहते हैं, केवल कोनों पर। तो सरल घनीय एकक कोशिका में क्या होता है, इसके परमाणु केवल कोने पर उपस्थित होते हैं। काय केंद्रित में क्या होता है कि कोने पर तो होंगे ही होंगे, ठीक है, कोने पर तो जितने 8 कोने हैं तो 8 कोने पर परमाणु होते हैं। लेकिन काय केंद्रित में क्या होता है, एक ठीक बीचों बीच, जैसे कमरा है, कमरा का जो केंद्र आएगा यहाँ पे बीचों बीच, वहाँ पे एक परमाणु आ जाता है। जबकि फलक केंद्रित में क्या होता है कि कोने पर तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में जितने फलक होते हैं, फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। एक घन के अंदर 6 फलक होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं और 8 कोने होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे एक कमरा है, कमरे के अंदर 6 फलक, 8 कोने और 12 भुजाएं होती हैं। तो जो फलक होता है, फलक केंद्रित एकक कोशिका होती है, इसमें क्या होता है कि जो परमाणु होते हैं वो जितने कोने होते हैं 8 कोनों पर उपस्थित रहते हैं और साथ ही साथ जितने फलक होते हैं फलक के केंद्र में भी उपस्थित रहते हैं, इसीलिए इसे फलक केंद्रित कहा जाता है। जबकि एक काय केंद्रित है, मतलब किसी बॉडी के सेंटर में आया हुआ है। काय केंद्रित यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी कि इसके जो भी बॉडी है उसके सेंटर में जब कोई परमाणु आ जाता है तो इसी वजह से इसका नाम काय केंद्रित रखा गया है, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो जो सरल घनीय एकक कोशिका होती है उसमें हम पता है कि उसके परमाणु कहाँ उपस्थित रहते हैं, कोनों पर रहते हैं। देखो होता क्या है कि जो एक परमाणु होता है, जो एक परमाणु होता है एकक कोशिका का, जैसे मान लो एक कोने पर उपस्थित, तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे एक कमरा है, ठीक इसके बगल में एक कमरा है, 2 कमरे हो गए। इन दोनों कमरों के ऊपर 2 कमरे हैं, ठीक है, 4 कमरे हो गए। जैसे यहाँ पे है इसी तरीके से ठीक इनके उधर भी रहेंगे 4 कमरे, मतलब एक कमरा ये, एक कमरा ये इसके बगल में, एक इस कमरे के इस बगल में, मतलब इस कमरे के उस बगल में एक कमरा बना दिया जाए, और जो ये वाला कमरा था इसके बगल में एक कमरे बना दिया जाए। देख रहे हो कि नीचे 4 कमरे बन गए, इन चारों के ऊपर फिर एक 4 कमरा अगर हम बना दें तो इस तरीके से देखो होता क्या है, जैसे मान लो एक कमरा ये है, एक जस्ट ये कमरा है, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, 4 कमरे बन गए। और इन चारों के ऊपर, इन चारों के यहाँ पे एक गोला कोने पर उपस्थित है, ये सभी के कोने पर आएगा, और इन चारों के ऊपर फिर 4 कमरे बने हुए। तो होता क्या है कि ये जो गोला होता है ये 8 भागों में बट जाता है। 4 तो अभी तो 4 भागों में बटा, जैसे ही इसके ऊपर से 4 कमरे अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर कोने पर अगर हम कोई गोला रखते हैं तो उसके कितने भाग हो जाते हैं, 8 भाग हो जाते हैं। जब 8 भाग हो जाएंगे तो जो एक कमरा होगा, एक कमरे के हिस्से में कितना हिस्सा आएगा, 8वां हिस्सा आएगा, ठीक है। तो जितने कोने होते हैं, यानी कि एक कोने पे जो परमाणु उपस्थित होता है उसका 8वां हिस्सा ही एक कमरे के या एक एकक कोशिका के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसमें देखें कि SC में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 8 कोने, तो 8 कोनों पर 8 परमाणु हो गए, 8 कोने, 8 कोनों पर 8 परमाणु। क्योंकि एक परमाणु का कितना हिस्सा एक एकक कोशिका के अंतर्गत आता है, 8वां हिस्सा, मतलब 1/8। तो 8 से 8 कट गया, कितना आ गया, 1। यानी कि जो SC होता है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है,
1 होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि एससी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, बीसीसी में कितनी होती है, एफसीसी में कितनी होती है, और इनके रेडियस और जो कोर की लंबाई होती है ए, इनमें संबंध भी पूछता रहता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इसके आर और ए में संबंध क्या है। चूँकि हमें पता है कि जैसे ये देख रहे हैं कि इसके जितने कोने होते हैं, 8 कोने हैं, 8 कोनों पर हम देख रहे हैं कि इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे कमरा है, कमरे के 8 कोनों में हम देख रहे हैं कि परमाणु उपस्थित है, ठीक है, और एक परमाणु का उसके अंतर्गत 8वां हिस्सा आता है, इस वजह से 1 हुआ। हम देख रहे हैं कि इसके होता क्या है कि ये परमाणु इस तरीके से नहीं होते ठोस के अंदर, चूँकि ये ठोस है, ठोस के अंदर हमें पता है कि उसके परमाणु एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होते हैं। जैसे मान लिया कि ये इसका एक फलक है, ये वाला फलक, ये वाला फलक, ये फलक है, ये वाला परमाणु यहाँ पे बनाया गया, ये वाला परमाणु यहाँ पे बनाया गया। तो हम देख रहे हैं कि ये परमाणु है तो इसका ये रेडियस होगी त्रिज्या r, ये भी इसका रेडियस होगी त्रिज्या r, और हम ये देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक कोर की लंबाई है, ये जो घन बना है इसकी भुजा की लंबाई है a, ठीक है, ये भुजा की लंबाई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये r और r जोड़ दें अगर, r और r, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी, a से लेकर b तक की डिस्टेंस होगी r से r जोड़ने पर, और ये है किसके बराबर, a के बराबर है, यानी कि r और r मिलके क्या हो गया 2r, तो 2r बराबर a, तो r बराबर क्या आ गया 2 उधर गया भाग में चला गया, r बराबर क्या आ गया a/2। तो ये होता है संबंध किसमें, किसी भी एकक कोष्ठिका में जो परमाणु होते हैं उनकी त्रिज्या और एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई में संबंध होता है, जो एससी के लिए। तो एससी के लिए आपको देखना है कि r और a में रिलेशन क्या होता है, ये याद भी रखना है, r बराबर a/2। चलिए हम देखते हैं कि काय केंद्रित घनी एकक कोशिका क्या होता है, जिसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल भी कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहा जाता है, बीसीसी कहा जाता है। इसमें देखो होता क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जैसे कमरा है, कमरे के 8 कोनों पर परमाणु रहेंगे ही रहेंगे, ठीक बीचों बीच यहाँ पे एक, इसके बीचों बीच यहाँ पे एक परमाणु आ जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से देख रहे हैं कि जितने भी परमाणु यहाँ पे 8 कोनों पर परमाणु हैं और साथ में यहाँ पे भी आ जाता है। तो इसमें परमाणुओं की संख्या अगर हम निकालें बीसीसी में परमाणुओं की संख्या, तो 8 कोनों पर 8 परमाणु, 8 कोने थे, 8 कोनों पर कितने परमाणु, 8 परमाणु, और एक परमाणु का कितना हिस्सा इसके अंतर्गत आता है, 8वां हिस्सा, मतलब 1/8, 8 से 8 कट गया, 1 आ गया, और एक हमने देखा था कि इस एकक कोष्ठिका के बिल्कुल ठीक बीचों बीच आता है, तो एक ये हो गया, एक और एक मिलके कितने हो गए 2 हो गए, तो ये बन गया बीसीसी में परमाणुओं की संख्या, ठीक है। इसके बाद आर और ए में संबंध क्या होता है, इसकी त्रिज्या और इस भुजा की लंबाई में संबंध क्या होता है, ये हम देखते हैं। तो जरा फिगर थोड़ा सा देखना, फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे इमेजिन करना है आपको कमरे के अंदर। जैसे यहाँ पे कमरा है, कमरे के 8 कोनों पर परमाणु है और ठीक बीचों बीच यहाँ पे परमाणु उपस्थित है। तो होता क्या है, देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से उपस्थित है, एक यहाँ पे, ये बिल्कुल बीचों बीच सेंटर वाला है, और ये ठीक इसके जो बाद में कोने में, समझ सकते हो कि ये वाला इस कोने पे परमाणु उपस्थित है, ये जो बीच वाला है यहाँ पे बीच में उपस्थित है, यहाँ पे वो ठीक कोने पे उपस्थित है। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अगर इन्हें हम ऐसे मिला दें इस तरीके से, इन जो भी कोने पर सेंटर में उस नीचे वाले कोने पर, इनको अगर हम ऐसे मिला दें और नीचे से जो नीचे वाला कोना है और उसे अगर मिला दें, ज़रा देखिए ये इसे मिला दें, तो यहाँ पे हमें एक त्रिभुज बनता है, ऐसा दिखता है त्रिभुज, ये इमेजिन करिए थोड़ा सा, इस तरीके से ये त्रिभुज बनता है, ठीक है, एक त्रिभुज बन जाता है। तो यहाँ पे उसी तरीके से देख रहे हैं, ये त्रिभुज बन रहा है, ये दिखा आपको, ये त्रिभुज ABD दिखा, ये त्रिभुज ABD, यही त्रिभुज ABD बनता है। तो चूंकि ये एक गोला है तो इसकी रेडियस हो गई r, चूँकि ये बीच में जो गोला आ रहा है इसके दोनों, इसका व्यास इसके अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, मिलाने पे, तो यहाँ से यहाँ तक r, इतना r, इसका व्यास आ गया, इसकी त्रिज्या आ गई, तो a और d की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4r हो जाएगी, क्यों 4r, क्यों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2r, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r, तो सबको जोड़ देंगे तो r ये 2r ये r ये तीनों मिलके कितना हो जाएंगे 2r, एक 3r और ये 4r, 4r हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें BD पता चल जाए, चूँकि AB जो है, ये AB यहाँ से यहाँ तक लेके ये दूरी जो है, AB जो है, AB इस एकक कोष्ठिका की भुजा की लंबाई है वो a होती है, हमें पहले से पता है। अगर हमें BD पता चल जाए तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो BD पता करने के लिए यहाँ पे हम देखें, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनता है, नाम है BCD, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखा जा रहा है कि समकोण त्रिभुज CBD में, देखो जरा CBD में, ये इसकी भुजा की लंबाई है a, ये भी इसकी भुजा की लंबाई है a, ये BD इसका क्या हो जाता है, BD इसका विकर्ण हो जाता है। तो चूँकि इसमें एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय पता है पहले से ही, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसमें कर्ण कौन है, कर्ण है BD, ठीक है। चूँकि ये वाला कोण 90 डिग्री का बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, तो कर्ण हो गया कौन, BD। अब उसके बाद जो दोनों भुजाएं बची, उसमें से एक आधार हो जाती है और दूसरा लंब हो जाती है, तो कर्ण हो गया BD स्क्वायर बराबर आधार ये a स्क्वायर
और ये लंब हो गया कितना, वो भी ए स्क्वायर, क्योंकि आधार भी ए है और लंब भी ए है, तो स्क्वायर करना तो ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, दोनों मिलके कितना हो गया 2a स्क्वायर। उसके बाद तो बी डी बराबर, जब बी डी इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो जब अंडर रूट चढ़ाओगे तो 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो अंडर रूट 2 रहेगा, ए का वर्गमूल निकल आएगा, वो कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। तो यहाँ से हमें बी डी पता चल गया कितना √2a। उसके बाद अब हम देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, बी डी पता चल गया, अब हम त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस फिर से लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कौन है, कर्ण यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री का बना, तो कर्ण हो गया AD, आधार हो गया BD, लंब हो गया AB। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर बराबर आधार यानी कि BD का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि AB का स्क्वायर। तो AD हमें पता है, AD कितना आया था 4R, ठीक है, AD देख सकते हैं AD कितना आ रहा है यहाँ पे, AD बराबर ये दूरी हो गई R प्लस यहाँ से यहाँ तक हो गई 2R, ये हो गई R, दोनों मिलके कितने हो गए 4R, तो ये हो जाता है AD। तो वही यहाँ पे लिखा गया, AD कितना लिखा गया है, AD लिखा गया AD का स्क्वायर तो 4R का स्क्वायर बराबर BD कितना था, BD अभी हमने निकाला, BD का स्क्वायर कितना आया था 2a स्क्वायर, तो BD स्क्वायर जो है 2a स्क्वायर लिख देगा। AB स्क्वायर कितना होगा, AB कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये A है, A उसकी एका कोष्ठिका की भुजा की लंबाई है A, तो A का स्क्वायर, A स्क्वायर 2a स्क्वायर जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करोगे 4 चौक 16 और R स्क्वायर 16, R स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, 16 को उधर लेके जाओ तो R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बटे 16, इधर से स्क्वायर हटेगा अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर बटे 16, 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो वो अंडर रूट में रहेगा, a स्क्वायर का वर्गमूल a आ जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। तो यहाँ से R बराबर आ जाता है कितना √3a/4। तो ये होता है किसके लिए, BCC की जो परमाणु होते हैं उनकी त्रिज्या और एका कोष्ठिका की जो भुजा होती है A, उसमें रिलेशन होता है R बराबर √3a/4, ठीक है। चलिए हम तीसरा देखते हैं जो होता है फलक केंद्रित घनीय एका कोष्ठिका यानी कि फेसियल सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जैसे शार्ट में FCC कहेंगे। तो इसमें कितने परमाणुओं की संख्या होती है और R और A में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम परमाणुओं की संख्या निकालना चाहें, चूँकि फलक केंद्रित हमें पता है कि जितने कोने होते हैं 8 कोने होते हैं, तो 8 कोनों पर 8 परमाणु, और इसके जितने फलक होते हैं, फलक कितने होते हैं 6 फलक होते हैं, तो 6 फलकों में परमाणु होते हैं। देखो होता क्या है, जैसे यहाँ पे जो कोने पे उपस्थित है, तो जो परमाणु कोने पे उपस्थित होते हैं उनका 8वां हिस्सा ही 1 के अंतर्गत आता है, लेकिन जो परमाणु इनके फलक पे उपस्थित होते हैं उनका आधा हिस्सा इसके संपर्क में आता है, इसके हिस्से में आता है। कैसे, जैसे यहाँ पे इसके फलक पे एक उपस्थित है तो आधा हिस्सा इसके पास आ जाएगा, आधा हिस्सा दूसरे वाले कमरे के पास चला जाता है, ठीक है। मान लो बगल वाला कमरा है तो आधा इधर आ जाता है, आधा उधर आ जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे निकाला परमाणु की संख्या, चूँकि 8 कोने थे तो 8 कोनों पर 8 परमाणु, 8वां हिस्सा आता है तो 1/8, 8 से 8 कट गया। 6 फलक होते हैं तो यहाँ पे 6 परमाणु और उनका आधा हिस्सा ही आता है, मतलब 1/2, तो 1/2 दूसरे से काट देगा, 2 3 6, 3 बार में 8 से 8 कट गया, एक बार में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, दोनों को जोड़ दिया, 3 और 1 4 हो गए, ठीक है। तो हमें परमाणु की संख्या मिल गई कितनी 4। तो ध्यान रखना है सरल घनीय में परमाणु की संख्या कितनी होती है, सरल घनीय में परमाणु की संख्या होती है 1। BCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है, कितनी निकल के आई थी 2, FCC में कितनी निकल के आई 4। तो ये आप लोगों को याद रखना है। SC में परमाणु की संख्या कितनी होती है 1 होती है। काय केंद्रित में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 2 होती है। फलक केंद्रित में परमाणुओं की संख्या क्या होती है 4 होती है। इसके बाद अगर R और A में संबंध निकालना चाहें, चूँकि हमें पता है कि इसके जितने भी परमाणु होते हैं कोनों पर उपस्थित रहते हैं, साथ ही साथ में इसके फलक पे उपस्थित रहते हैं, तो हमने केवल एक फलक ले लिया। जैसे ये एक कोष्ठिका है तो इसका केवल ये वाला फलक ले गया। अब चूँकि परमाणु यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, परमाणु यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और एक इस फलक के यहाँ पे ठीक बीच बीच में, यहाँ पे, वहाँ नहीं, ठीक है, वहाँ नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे नीचे वाले नहीं करना, ये जो फलक है इसके फलक के जस्ट ऊपर, तो उस तरीके से कुछ लिया गया, मतलब एक परमाणु यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो जब हम इन्हें इस तरीके से मिलाते हैं, जरा देखते हैं कि चूँकि एक परमाणु यहाँ पे है, एक फलक में है, एक यहाँ पे कोने पर उपस्थित है, इसकी रेडियस r, इसका व्यास हो गया 2r, इसकी त्रिज्या r, ये भुजा की लंबाई a, ये भी भुजा की लंबाई a। तो यहाँ पे पाइथागोरस फिर हम लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण कौन है, कर्ण है AC, आधार कौन है BC, लंब कौन है AB,
देखो वही लिखा है, कर्ण यानी कि AC का स्क्वायर, आधार यानी कि BC का स्क्वायर, लंब यानी कि AB का स्क्वायर। AC है कितना, AC हमने अभी निकाला, AC चलो जो निकाल लो कितना आ रहा है, AC कितना आएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी R, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 2R, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी R, सबको ऐड करोगे कितना मिल जाएगा 2R और 3R, ये मिलके हो गया कितना 4R। तो AC की जगह लिख दिया गया 4R का होल स्क्वायर बराबर BC कितना है, BC है A का स्क्वायर प्लस AB कितना है A का स्क्वायर, A स्क्वायर मिलके हो गया 2A स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करोगे 16 R स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर तो है ही, 16 उधर गया बटे में। अब इसे काट दो, इसे काट दो, 2 एक अन्नम 2 और 2 अठे 16, तो R बराबर हो जाएगा, इधर अंडर रूट लगेगा A स्क्वायर बटे 8, ठीक है। A स्क्वायर का वर्गमूल A आ जाएगा और 8 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, ये जो 8 लिखा हुआ है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 2, ये जो 4 है इसका वर्गमूल निकल आएगा 2 और ये वाला अंडर रूट 2 लिखा हुआ है वैसे, तो R बराबर आ गया A/2√2। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो SC होता है उसमें परमाणु संख्या 1, BCC में परमाणु संख्या 2, फलक केंद्र जो FCC होता है उसमें परमाणु संख्या कितनी होती है 4। SC में हमने निकाला था कि R और A में रिलेशन क्या आया था, R बराबर आया था A/2, फलक केंद्र में रिलेशन क्या आया था, R बराबर √3A/4, और इसमें क्या रिलेशन आया, इसमें आया R बराबर A/2√2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया कि इसमें कितने परमाणु होते हैं और उनकी त्रिज्या और जो भुजा की लंबाई होती है उसमें रिलेशन क्या होता है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्या है, क्या याद रखना है, कभी अगर भूल जाएंगे तो इस तरीके से निकालना है। निकालने का कभी कभी पूछ भी लेता है कि, और जनरली इसे बहुविकल्पी में ज़्यादा पूछता है कि इसकी जो एकक कोष्ठिका होती है उसकी कोर की लंबाई और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। इनमें से किसी को भी पूछ सकता है कि SC में क्या होता है, BCC में क्या होता है, FCC में क्या होता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है कि कौन सी एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु होते हैं और इनमें R और A में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये इतना आप लोगों को याद रखना है। इसी की सहायता से फिर अभी हम पता करेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो एकक कोष्ठिकाएँ ये हैं, इनमें जो परमाणु हैं ये एकक कोष्ठिका के अंतर्गत कितना एरिया कवर करती हैं, कितना आयतन उसका घेरती हैं, जिसे हम कहेंगे संकुलन क्षमता। तो आगे ये पढ़ेंगे हम, इसी चैप्टर में पढ़ना है हमें कि जो SC होती है, BCC होती है, FCC होती है, इनकी संकुलन क्षमता कितनी होती है। संकुलन क्षमता का मतलब एक कमरा है जैसे, ठीक है। जैसे मान सकते हो कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, बॉक्स में गेंद रखते हो, जैसे ही एक बॉक्स में, जैसे देख लो इधर देखो, मान लो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में जब इस तरीके से गेंद रखते हो तो गेंद रखने के बाद देखो होता क्या है कि ये बॉक्स, ये जो गेंद रखी जा रही हैं, ये इसका कितना आयतन कवर कर रहे हैं। चूँकि देख रहे हो कि यहाँ पे जगह, ये जो जगह है ये छूट जा रही है, यहाँ पे जगह, यहाँ पे गेंद नहीं रखी जाती, इतना एरिया, इतना ये नहीं कवर करता। तो यानी कि ये पता करना है तुम्हें कि एक एकक कोष्ठिका के अंतर्गत जो परमाणु होते हैं, वो उस एकक कोष्ठिका के आयतन का कितना भाग कवर करते हैं, ठीक है, कितना % भाग कवर करते हैं, ठीक है। तो वो एक आगे जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कि SC, BCC, FCC में संकुलन क्षमता निकालनी सीखनी है, ठीक है, कितनी होती है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगी वो भी बताना है आप लोगों को, और अगर कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।